हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अन अकेडमी में स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं जो लोग, हम लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 जो है यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था और ऑलरेडी जो है हमने कल यहाँ पे काफ़ी जो है यहाँ पे डिस्कस किया था लेक एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स की मैंने आप लोगों से बात करी, ठीक है। और हमने उसमें देखा यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूट्रिफिकेशन जो आपको बार बार देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, वो हम लोगों ने कल वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे जुड़े रहिए और क्लास को फॉलो कर लीजिए और फटाफट से जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट यहाँ पे कर दीजिए जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। ये मैं मेरे बारे में बता दिया था मैंने आप लोगों को। मेरा नाम अविनाश कुमार झा है, ठीक है। मेरे साथ आप लोग जुड़ने के लिए अविनाश लाइव टेलीग्राम पेज उसको फॉलो कर सकते हैं, अविनाश लाइव। इसके अलावा कोई भी प्लस कोर्स आपको लेना हो 10% ऑफ आपको इंस्टेंट ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अविनाश11। कोई भी प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं जो है यहाँ पे एक कोर्स लेके आने वाला हूँ, दैट इज ऑफ योर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का मैं प्लस पे एक कोर्स लेके आने वाला हूँ, जिसका मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था कि मैं आपको क्लास में यहाँ पे जो है टाइमिंग्स और उसकी डेट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लस पे जो है आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस की डिटेल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से वेरियस टॉपिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज योर पार्ट कंसिस्टिंग योर डिटर्मिनेशन इंडिटर्मिनेसी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड वेरियस मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, फोर्स मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड कैसे होते हैं। उसके कुछ मैं अच्छे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, थ्योरी डिस्कस करूंगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आ रखे हैं, चाहे वो गेट के अंदर आ रखे हो, चाहे वो ईएस के अंदर आ रखे हो, चाहे वो एसएससी के अंदर आ रखे हो, मैं आप लोगों से सब वहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट 1, जिसके अंदर मैं इंडिटर्मिनेसी, योर आईएलडी एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों से आर्चेज, ट्रसेस और मैट्रिक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अप्रैल में मैं ट्राई करूंगा कि जो आपका पार्ट 1 है वो फिनिश हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस जो है वो 20th ऑफ अप्रैल, ठीक है, 20th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होंगी। और इसकी टाइमिंग जो है मैं रखूंगा सेम 8 PM टू 9 PM, ठीक है। 19th अप्रैल तक जो है आपकी जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 जो है मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा आपका फिनिश करने का। आज है आपकी 17th, ठीक है। तो 17, 18, 19 हमारे पास 3 दिन है। तो 3 दिन में मैं आप लोगों से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 20th से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस इन प्लस क्लासेस, ठीक है। प्लस क्लासेस के अंदर में स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसके अलावा जो आपकी स्पेशल क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसकी टाइमिंग रहेगी आपकी जो है वो रहेगी 6 to 7। वो मैं रखूंगा कल और परसों, ठीक है। 18th और 19th को मैं रखूंगा आपकी स्पेशल क्लासेस, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ अवेलेबल होगी। वो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो क्लियर है? जिसको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और फॉलो करनी है क्लासेस, वो फटाफट से यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले गेट ईएससी को, और उसके अंदर 10% ऑफ ले सकता है यूजिंग दिस कोड अविनाश11। क्लियर है ये चीज? चलिए, जो लोग लेट जुड़े हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से जो लोग जुड़ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़ सकें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए प्लस क्लासेस के अंदर क्या आने वाला है और स्पेशल क्लासेस के अंदर क्या आने वाला है। प्लस के अंदर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट 1 मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। टाइमिंग रहेगी 8 PM टू 9 PM, ठीक है। जो आपकी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही थी उसी टाइमिंग पे रहेंगी। और जो स्पेशल क्लास है वो रहेगी आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आपका गेट, ईएससी, इसके अलावा जो आपका स्टेट सर्विसेज एग्जाम हो गए, जैसा कि बात करूँ मैं अगर राजस्थान के अंदर जो एग्जाम वैकेंसी आई हुई है एसीएफ की, एसीएफ वाली असिस्टेंट कंजर्वेटरी ऑफ फॉरेस्ट, उसके अंदर भी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहेगी आपकी 6 PM टू 7 PM, ठीक है। स्पेशल क्लास रहेगी अभी 18th एंड 19th को मैं रखूंगा स्पेशल क्लास, ठीक है, 6 to 7। और जो आपकी प्लस की क्लासेस है
तो 20th से रेगुलर क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। प्लस स्पेशल क्लास आपकी रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको वहाँ पे इजीली वहाँ पे आपको एक्सेस फ्री क्लासेस का वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये आपकी प्लस की क्लासेस है। प्लस की क्लासेस में हम स्ट्रक्चर एनालिसिस डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, कुछ उसके कन्वेंशनल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ वी कंसिडर एनी एग्जाम्स, ठीक है। मैं बात करूं आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो हर साल स्ट्रक्चर एनालिसिस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे वो ILD के ऊपर हो, चाहे वो मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के ऊपर हो, या फिर ट्रसेस के ऊपर हो, या फिर आर्चर्स के ऊपर हो। हर साल एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है 20 मार्क्स का। सिमिलरली बात करूं मैं आपको SSC JEE मेंस की, उसके अंदर भी आपको एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस का पक्का पक्का देखने को मिलेगा। और इसका क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको एग्जामिनर को देने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जामिनर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा उसके अंदर, क्योंकि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। उसका आपका अगर आंसर सही आया हुआ है तो आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसीलिए क्या किया मैंने, जब मेंस का एग्जाम दिया था तब मैंने ये ट्राई किया था कि मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने वहाँ पे सॉल्व किए थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलना बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। आपको 60-70% मार्क्स से ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिलते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स मिलने के काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है। तो मैंने क्या किया था मेंस के अंदर कि स्ट्रक्चर एनालिसिस मैंने वहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, RCC डिजाइनिंग के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे, स्टील स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जियोटेक के जो भी न्यूमेरिकल्स आए थे मैंने वो सारे सॉल्व किए थे। फिर मैंने जो देखा था रिमेनिंग जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट आया था, दैट इज फ्रॉम द इन्वायरमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन से या फिर योर सर्वे से, किसी से भी जो जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आया था, फिर मैंने जो मिनिमम थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आपने वहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि स्कोर काफ़ी अच्छा आ गया था। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करेंगे। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से स्ट्रक्चर एनालिसिस के प्लस वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं, ES के अंदर आ रखे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं SSC JEE मेंस के अंदर। तो इसीलिए मैं आप लोगों से वहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो वहाँ पे जुड़िए मेरे साथ और वहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा फ्री क्लासेस यूट्यूब के अंदर, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन जो है वहाँ पे डिटेल में चलेंगी। प्रैक्टिस सेशन वहाँ पे आपको पूरा करने को मिलेगा। अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जुड़िए और जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जैसे ही आपका ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट 2 खत्म होता है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट करूंगा हाइड्रोलॉजी, ठीक है। हाइड्रोलॉजी उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा। तो ऑलरेडी मैंने ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर दिया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिस्कस कर दी है, और आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी डिस्कस कर दूंगा। और इसके साथ ही आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है प्लस की क्लासेस में। और जिनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़नी है उनके लिए मैं स्पेशल क्लास जो आपकी प्लस पे होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो है इस लॉकडाउन पीरियड को मैक्सिमम यूज करेंगे और जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आपकी सर्वे की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, नितेश सर ऑलरेडी सर्वे डिस्कस कर चुके हैं और अभी उन्होंने स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जिन लोगों को स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो वो 9:30 की क्लासेस जो होती है नितेश पाठक सर की, वो भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्टील स्ट्रक्चर वहाँ पे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बात करी आप लोगों से डिफरेंट प्लस क्लासेस एंड यूट्यूब क्लासेस की। इस तरीके से आपका जो है पूरा सिविल इंजीनियरिंग एक तरीके से पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन करा दिया, इन्वायरमेंटल आपकी चल रही है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में करा दूंगा, सर्वे स्टील, आपके 6 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट RCC स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट कर सकते हैं हम, स्ट्रक्चर एनालिसिस या फिर कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो पूरा अप्रैल और मिड मई तक आपका जो है काफ़ी हद तक सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को डिटेल में प्रैक्टिस करनी है, जिन लोगों को कोई और क्लियर डाउट करने हैं, आपको जो है साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर क्वेश्चंस की, वो प्लस क्लासेस में अपना ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था कि सीवर्स क्या होते हैं और
सीवर्स वहाँ पे कितने टाइप के होते हैं मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि डिजाइन ऑफ सीवर्स कैसे करते हैं और उसके अंदर क्या वेरियस पैरामीटर्स रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका सीवर्स यहाँ पे सपोज ये आपका हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्लस्टर्स है यहाँ से जो भी वेस्ट आ रहा है वो जो है आपका मैन होल में जाके यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, ये जो आपका जो ज्वाइनिंग बिटवीन द दिस आउटसाइड ऑफ द हाउस होल्ड अप टू द मैन होल है उसको हम बोलते हैं लेटरल सीवर्स। ठीक है, और मैन होल से जो आपका जो मेन सीवर्स के अंदर जब आपका ये वेस्ट जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच सीवर्स। डिफरेंट मेन सीवर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके पाइपलाइन को बोलते हैं हम मेन सीवर्स। ठीक है, और जब हम उसको जो है एसटीपी प्लांट से जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसे ज्वाइन करते हैं और जो आपका एफ्लुएंट आता है उसको हम यहाँ पे जब डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो उस पाइपलाइंस को बोलते हैं हम आउटफॉल सीवर्स। ठीक है, तो वो एक हो गया आपका लेटरल सीवर, देन योर ब्रांच सीवर, मेन सीवर्स एंड योर आउटफॉल सीवर्स। ठीक है, कल कोई पूछा था मुझसे कि एफ्लुएंट क्या होता है सर, एफ्लुएंट नथिंग बट जो आपका एसटीपी प्लांट जो ट्रीटमेंट प्लांट से जो भी आपका वेस्ट वाटर निकल के आया, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, उसको हमको डिस्पोज करना है किसी भी बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर या फिर लैंड बॉडी के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है तो उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। ठीक है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर जिसको हमको डिस्पोज ऑफ करना है उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे, कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि वेरियस टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन कैसी होती है, मैक्सिमम फ्लो कितना होता है एवरेज फ्लो के कंपेयर में, मिनिमम फ्लो कितना होता है एवरेज फ्लो के कंपेयर में। अब मैं बात करूं आपसे कि जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सीवर्स है, लेटरल सीवर, ब्रांच सीवर, मेन सीवर्स, इसके अंदर आपका फ्लक्चुएशन कैसे रहता है वो हम देख लेते हैं। तो फ्लक्चुएशन इन लेटरल सीवर्स आर एज्यूम्ड टू बी मैक्सिमम। जो आपका लेटरल सीवर होता है उसके अंदर फ्लक्चुएशन जो है, फ्लक्चुएशन इन लेटरल सीवर्स को जो है हम मैक्सिमम मानते हैं, मैक्सिमम होता है उसके अंदर। and it is tapers off from lateral to branch, branch to main and main to outfall। मतलब जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आता है वो आता है आपका लेटरल सीवर के अंदर, फिर आता है आपका ब्रांच सीवर के अंदर, फिर आता है आपका मेन सीवर में, और मिनिमम जो फ्लक्चुएशन आता है वो आता है आउटफॉल सीवर्स के अंदर। ठीक है, सीवर्स आर डिजाइंड टू कैरी मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज एंड आर चेक्ड फॉर मिनिमम डिस्चार्ज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, very important point, Sievers are designed to carry maximum hourly discharge, maximum hourly discharge। ठीक है, ये डिजाइन होता है आपका मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए। अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करूँ, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए आपका ये डिजाइन होता है। एंड आर चेक्ड फॉर मिनिमम डिस्चार्ज, मिनिमम डिस्चार्ज के लिए क्यों चेक करते हैं इसको, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज अ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जब आपका जो है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो भी सीवर्स के अंदर प्रेजेंट है वो वहां पे स्टॉप नहीं हो सके, ताकि आपका जो सीवेज लाइन है उसके अंदर कंटिन्यूअस फ्लो हो सके और चोकिंग ना हो सके। ठीक है, अगर आपका वहां पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से वेलोसिटी कम होगा उसके अंदर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द सीवर्स, तो क्या होगा कि जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपके सीवर्स में आपके चोक हो जाएगा और जो है आपका फ्लो वहां पे रुक जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम डिस्चार्ज इतना होना चाहिए ताकि उसके अंदर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डेवलप हो सके। ठीक है, डिजाइन फॉर द मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज एंड चेक्ड फॉर द मिनिमम discharge for the development of self cleansing velocity. Self cleansing velocity is that velocity which can permit the silting of the solids in the sewers, moreover also carries out the removal of solids which have already settled in it। ठीक है, ताकि वो जो है उसको जो सिल्टिंग ऑफ द सॉलिड्स है उसको परमिट नहीं करे, एंड इट ऑल्सो कैरीज आउट द रिमूवल ऑफ जो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी की बात करें तो फॉर 1 mm इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल्स and 5 mm organic particles, self cleansing velocity is approximately around 0.45 meters per second। For 5 mm organic particles and 1 mm inorganic particles, the self cleansing velocity is around 0.45 meters per second। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। For organic particles of around 5 mm size, the self cleansing velocity is 0.45 meters per second, and the inorganic particles of 1 mm size, it is 0.45 meters per second। अब हम बात करें various hydraulic properties in the sewer running partially full and completely full। ठीक है, सपोज ये आपके पास सीवर है, ठीक है, ये आपके पास एक सीवर है और हमने जो है यहाँ पे ये हमारा आपका वाटर है। ठीक है, ये वाटर है
जो आपका डी डेप्थ पे फ्लो हो रहा है। कंप्लीट डाया कितना है इसका, कैपिटल डी, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ वाटर है वो आपका सेंटर से जो है टोटल एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसका हाफ डिवाइड करूंगा तो अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 दो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे एट द सेंटर, ठीक है। अब मैं वेरियस पैरामीटर्स चेक करूंगा एज कंपेयर टू योर फुल फ्लो अगर होगा और आपका पार्शियल फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर वेरियस पैरामीटर्स कैसे आएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेप्थ ऑफ फ्लो की बात करें तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस इज योर डेप्थ ऑफ फ्लो, करेक्ट। स्मॉल डी यहाँ पे जो मैंने दिखाया आपको ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये कितना हो जाएगा, डी माइनस योर दिस होल डेप्थ इज डी, कैपिटल डी, और डी माइनस योर दिस डिस्टेंस, डी माइनस दिस डिस्टेंस, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका डी माइनस डी बाई टू माइनस डी बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, देखिए ये हाफ आपका हो गया डी बाई टू, ये हो गया आपका डी बाई टू, और ये आपका कितना हो जाएगा डी बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो कितना हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ फ्लो, स्मॉल डी इज इक्वल टू डी बाई टू माइनस डी बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो कितना आ गया डी इक्वल टू डी बाई टू वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू, तो स्मॉल डी दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो डिवाइड बाई टोटल डेप्थ ऑफ फ्लो दैट इज कैपिटल डी इज इक्वल टू वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू डिवाइड बाई टू, ठीक है। अगर आपको सेंटर पे एंगल दे रखा हो कि आपको सेंटर पे एंगल पता हो तो क्या निकाल सकते हैं हम, डेप्थ ऑफ फ्लो वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वेरियस प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, एबीसीडी आपका एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा, देखिए ये आपका टोटल एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी मतलब जो आपका ओ ए बी सी है दैट इज सेंटर पे जो आपका एरिया बन रहा है, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए सी जो आपका ट्राइंगल बन रहा है उसके एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, स्मॉल ए डिवाइड बाई कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए इज योर एरिया ऑफ फ्लो, कैपिटल ए इज द टोटल एरिया दैट इज पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई निकल के आएगा एरिया का रेशियो। इसी तरह पेरीमीटर का रेशियो निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, अल्फा अपॉन 360, अल्फा अपॉन 360। इसी तरह हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालूंगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा होगा एफएम के अंदर कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर, ठीक है। ए अपॉन पी इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो मैं अगर एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर निकालूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ फुल जो पार्शियल फ्लो हो रहा है उसका कितना हो जाएगा, एरिया स्मॉल ए, उसका पेरीमीटर स्मॉल पी इनटू, अब उनको क्या निकालना है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर दैट इज रेशियो ऑफ योर हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना है, तो कितना हो जाएगा कैपिटल पी डिवाइड बाय स्मॉल पी, कैपिटल पी डिवाइड बाय कैपिटल ए, ओके। इस तरीके से आपका यहाँ पे निकल के आएगा और फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई डिवाइड बाय अल्फा अपॉन 360, ठीक है। क्या किया मैंने, ए अपॉन ए इंटू योर कैपिटल पी अपॉन स्मॉल पी निकाल लिया, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए कितना था, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई, ठीक है। और आपका स्मॉल पी अपॉन कैपिटल पी डिवाइड करूँ यहाँ पे मैं, अल्फा अपॉन 360 डिग्री आ गया, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई डिवाइड बाय अल्फा अपॉन 360 विल बी द वैल्यू ऑफ योर रेशियो ऑफ दिस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इफ आई कैलकुलेट पार्शियली फुल फ्लो एंड कंसीडर द फुल फ्लो डेप्थ, ओके। इसी तरह बात करूँ वेलोसिटी की, मैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई अपॉन अल्फा अपॉन 360 रेज़ टू पावर 2/3, ऐसा क्यों है, क्योंकि v is equals to 1/n r power 2/3 s power 1/2, slope is constant, n is constant, the value of velocity will dependent upon r power 2/3, the small v divided by capital V is equals to small r divided by capital R raised to power 2/3, small r upon capital R कितना आ गया, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई डिवाइड बाय अल्फा अपॉन 360 whole raised to power 2/3 which gives you the value of velocity of flow ratio, ठीक है। इसी तरह बात करूं मैं आपसे रेट ऑफ फ्लो की, तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ए वी, तो मतलब आपको स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू निकालना होगा,
स्मॉल क्यू अपन कैपिटल क्यू निकालना हो कितना हो जाएगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल स्मॉल ए इंटू स्मॉल वी डिवाइड बाई कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी। ए अपन कितना है, ए अपॉन ए कितना है, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई, और वेलोसिटी का रेशियो हमने जस्ट कैलकुलेट किया अभी ऊपर, तो उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। तो आपको डेप्थ ऑफ फ्लो याद रखना है और आपको एरिया का रेशियो निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो याद रखना है। तो उससे क्या होगा कि आपके बाकी पैरामीटर्स निकल जाएंगे। देखिए डेप्थ ऑफ फ्लो ध्यान रखिए एक, दूसरा याद रखिए एरिया ऑफ फ्लो का रेशियो, और तीसरा याद रखिए पैरामीटर का रेशियो। ठीक है, ये तीन चीजें याद है आपको, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का रेशियो निकल जाएगा, दैट इज ए बाई ए इंटू पी बाई पी। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो निकल जाएगा बिकॉज रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो तीन पैरामीटर्स याद रखेंगे तो बाकी तीन पैरामीटर्स आपके यहाँ पे इजीली आपके याद रह जाएंगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, नथिंग टू बी वेरी कंसेप्चुअल। ठीक है, डायरेक्ट आपके यहाँ पे डेरिवेशन निकलते हैं इसके। ठीक है, डेरिवेशन से हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे इसके, क्योंकि हमको अभी फॉर्मूले याद रखने से मतलब है। क्लियर है, अगर मैं बात करूँ आपसे कि फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी हमको अगर निकालना हो कि एट व्हाट डेप्थ वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी मैक्सिमम, देन व्हाट वी हैव टू डू दैट डिफरेंशिएट द वेलोसिटी टर्म विद द अल्फा, मतलब dv बाई df को अगर डी अल्फा को जीरो करूँ, उससे मेरा क्या निकल के आता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 256 डिग्री। मतलब जब आपका अल्फा इक्वल टू 256 डिग्री हो जाएगा, तब जो है आपका यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो मैक्सिमम हो जाएगा। उस केस के लिए जो d बाई डी निकल के आता है, दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो डिवाइडेड टोटल डेप्थ इज इक्वल्स टू 0.81। मतलब जब आपका सीवर के अंदर जब आपका यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो 0.81 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी हो जाएगा, 0.81 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी, तब आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी मैक्सिमम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी इक्वल्स टू 0.81 times of capital D, that is full depth. In that case, maximum velocity will be equal to 1.125 times of full depth velocity, 1.125 times of capital V। ठीक है, मतलब आपका क्या हुआ कि जो आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो अगर 0.81 टाइम्स ऑफ फुल डेप्थ है, तब आपकी वेलोसिटी है वो 12.5% ज़्यादा रहेगी फॉर द वेलोसिटी एट फुल डेप्थ। फुल डेप्थ से जो आपको कंपेयर करें अगर, उससे जो है आपकी 12.5% वैल्यू ज़्यादा रहेगी। इसी तरह बात करूँ मैं डिस्चार्ज की, फॉर क्यू मैक्स वी हैव टू पुट डी क्यू बाई डी अल्फा इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 308 डिग्रीज एंड डी बाई डी इट विल बी 0.95 डी। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे आपका जो अगर सीवर है अगर आपका वो 0.95 डी पे फ्लो हो रहा है, 0.95 डी पे फ्लो हो रहा है, तो जो आपका स्मॉल क्यू निकल के आएगा डिस्चार्ज, वो निकल के आएगा क्यू मैक्स, मैक्सिमम डिस्चार्ज निकल के आएगा। मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1.07 टाइम्स ऑफ योर फुल फ्लो डिस्चार्ज। ठीक है, दैट इज 7% मोर देन द कैपिटल क्यू, दैट इज व्हेन द फ्लो इज फुल डेप्थ, व्हेन जो आपका जो फ्लो रहेगा फुल डेप्थ पे रहेगा, उसका 7% ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कब ज़्यादा रहेगी, व्हेन योर द फ्लो और डेप्थ फ्लो विल बी 0.81 टाइम्स ऑफ फुल फ्लो डेप्थ, एंड डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगा जब आपका जो फुल फ्लो डेप्थ है वो 0.95 ज़्यादा वैल्यू रहेगा कैपिटल डी का। ठीक है, इसको याद रखिए, क्वेश्चंस में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तब आप लोगों को इसका भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इस वैल्यूज को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि जो है आपको यहाँ पे याद करने में ईजी रहे। ठीक है, देखिए क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, फॉर वी मैक्स मतलब फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी फ्लो डेप्थ इज इक्वल्स टू 0.81 टाइम्स ऑफ फुल फ्लो डेप्थ, एक ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, एंड फॉर क्यू मैक्स द फुल फ्लो डेप्थ विल बी इक्वल्स टू 0.95 टाइम्स ऑफ योर फ्लो डेप्थ विल इक्वल टू 0.95 टाइम्स ऑफ फुल फ्लो डेप्थ। अगर आपको ये याद है कि 0.95 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी है, तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, उससे आपकी अल्फा निकल आएगी, कोई इशू नहीं है, और उससे पुट करके आप क्यू मैक्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू मैक्स बाई क्यू का रेशियो आपको याद है, उससे निकाल लेंगे, वी मैक्स बाई वी का रेशियो निकाल लेंगे।
तो मेनली अगर आप एक चीज याद रखें यहाँ पे, उससे क्या होगा कि बाकी चीजें अपने आप निकल के यहाँ पे आ जाएंगी। दैट इज योर डी बाई डी इक्वल टू 0.81 याद रखिए, और स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इफ क्यू मैक्स वी हैव टू कैलकुलेट देन 0.9 का यहाँ पे ध्यान रखिए। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो मैंने आपसे बात करी कि डिजाइन ऑफ डिस्चार्ज और हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्चार्ज की मैंने आप लोगों से यहाँ पे बात करी, और ये हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। इफ आई कंसिडर all type of exams whether it is SSC JEE और ESE और मे बी योर गेट, ठीक है, आपके जो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे डिटेल के अंदर। आज और कल के अंदर हम ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज यहाँ फिनिश करेंगे, और लास्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों से एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों से ब्रीफली डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आपका जो है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट 2 यहाँ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से। तो वेरियस स्टेप्स वी नीड टू फॉलो फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपका पूरा मैंने एक आपका जो फ्लो चार्ट बना दिया है, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बनी रहे कि हाँ इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि आपको जो है यहाँ पे मेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली पूछ लेगा ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर शोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक है, तो वो आप लोगों से ये फ्लो चार्ट भी बनवा सकता है मेंस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले रॉ सीवेज लेंगे। ठीक है, रॉ सीवेज आपका आया, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, ट्रीटमेंट प्लान के अंदर रॉ सीवेज आया, उसको हमने सबसे पहले क्या किया, स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग जो सेम फिनोमेना जो हमने रॉ वाटर ट्रीटमेंट के अंदर की थी, दिस इज फॉर द रिमूवल ऑफ द लार्ज साइज इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, दैट इज योर प्लांट्स, बुशेस एंड अदर लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के साथ साथ में आपका कम्युनिटर्स एंड मॉइस्चराइजर्स करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग फॉर टू मेक द पार्टिकल्स ऑफ द स्मॉल साइज। ठीक है, ताकि वो आपका जो है जब आगे वाले ट्रीटमेंट यूनिट्स है उसके अंदर आपका रिमूव हो सके। तो दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट यूनिट बट इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पीसेस। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ग्रिड चैम्बर मूव। ठीक है, ग्रिड चैम्बर के अंदर आपका इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर नॉट टॉक्सिक फॉर द इन्वायरमेंट। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होते हैं उसके जो है कोई भी टॉक्सिक जो है इन्वायरमेंट के लिए नहीं होते वो। तो ग्रिड चैम्बर से जो भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आपके रिमूव हुए उसको हम डायरेक्टली डंप कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो काफ़ी ज़्यादा होती है ग्रिड चैम्बर के अंदर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्लो इक्वलाइजेशन करते हैं। फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लो को हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो सेटलिंग टैंक है, सेटलिंग टैंक के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो वहाँ पे सेटल डाउन हो सके। इसका फ्लो इक्वलाइजेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, किस पे डिपेंड करता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपका वाटर जो है वो मूव करता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड योर बीओडी जो है सम पार्ट आपका सेटिस्फाई होता है योर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिमेनिंग बीओडी होता है वो आपका यहाँ पे 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम रिमूव करते हैं। 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। 2 डिग्री बायोलॉजिकल के अंदर मेनली आपका सस्पेंडेड ग्रोथ योर या फिर आपका अटैच्ड ग्रोथ, दो टाइप के आपके सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो सस्पेंडेड फॉर्म में रखते हैं या फिर आपका किसी मीडियम पे अटैच करते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करा के हम उसका रिमूवल कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स का। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक दैट इज योर एसएसडी के अंदर, एसएसटी के अंदर हम यहाँ पे मूव कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में हम डिस्पोज नहीं कर सकते। क्यों डिस्पोज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर एंड इट कैन डिग्रेड योर एनवायरमेंट योर एनी टाइप ऑफ डिस्पोजिंग बॉडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको जो है उसका जो है यहाँ पे डाइजेशन करते हैं। जो आपका ऑर्गेनिक मैटर आया उसका डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं उसको जो स्लज थिकनर के अंदर मूव करते हैं। स्लज थिकनर के अंदर क्या करते हैं हम उसके अंदर जो वाटर होता है या फिर मॉइस्चर होता है वो हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। वाटर या फिर मॉइस्चर इज रिमूव्ड। आफ्टर दैट द रिमेनिंग सॉलिड्स विल बी सेंट टू द स्लज डाइजेस्टर। स्लज डाइजेस्टर के अंदर क्या करते हैं हम उसको एरोबिक या फिर एनारोबिक मेथड से उसको जो है डिकम्पोज करते हैं, उसको जो है हम जो है मिनिमाइज करते हैं,
जिससे क्या होता है, कुछ गैसेस का फॉर्मेशन होता है और जो है वो आपका हार्मलेस कंपाउंड के अंदर फॉर्म होता है, जो आपका मैन्योर की फॉर्म में आपका यूज होता है। ठीक है, वो आपका मैन्योर के अंदर यूज होता है और उसको हम यहाँ पे डाइजेस्टेड स्लज ड्राइंग बेड्स के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, जो आपका बाद में जो है एज अ मैन्योर यूज होता है। क्लियर है? रॉ सीवेज को लाए, स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग के बाद ग्रिड चैम्बर किया, ग्रिड चैम्बर में क्या करते हैं हम इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करके हमने क्या किया, नेक्स्ट हम मूव किए फटाफट से आपका योर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पे। ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के मूव करके हमने क्या किया, उसके अंदर जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स और बीओडी था उसको सेटिस्फाई कर दिया। एंड देन वी हैव डन 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आफ्टर दैट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, देन स्लज थिकनेस, स्लज डाइजेस्टर एंड देन गैसेज एंड डाइजेस्टेड स्लज ड्राइंग बेड्स। ठीक है, और कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के डालने के बाद भी जो उसके ऑर्गेनिक कंटेंट है वो आपके रिमूव नहीं होते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको 3 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। ठीक है, टर्शरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उसको हम डायरेक्टली एफ्लुएंट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एफ्लुएंट को बाहर डिस्पोज कर देते हैं। क्लियर है? दिस इज द मेन फ्लो चार्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई कंसिडर ऑल द एग्जाम्स, स्पेशली इन द मेंस आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पूरा का पूरा नोट्स में देखने को मिल जाएगा, आप इसको पहले फिलहाल समझ लीजिए। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों से बात करी वेरियस स्टेप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ योर सीवेज और वेस्ट वाटर। ठीक है, अब हम वन बाय वन देख लेते हैं सारे मेथड्स के बारे में, किस में हम क्या करने वाले हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर पहला आपके मैंने डिस्कस किया था स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग तो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज इन द रॉ वाटर। ठीक है, सेम आपका रॉ वाटर के अंदर जैसा होता है वैसे ही इसके अंदर स्क्रीनिंग होती है। हम एंगल पे प्रोवाइड करते हैं स्क्रीन्स। स्क्रीन्स क्या करते हैं, आपके हायर लार्ज साइज ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स उसको यहाँ पे जो है आपका रोक लेते हैं, और आपका जो है यहाँ पे रैकिंग मैकेनिज्म से जो है आपको यहाँ पे इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं कम्युनिटर्स एंड मर्सिलेटर्स की। इन रियल टर्म्स दे आर नॉट द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, these units are employed to break down the heavier impurities present in the waste water into lighter ones either by cutting और grinding action। ठीक है, कटिंग और ग्राइंडिंग एक्शन से हम क्या करते हैं, जो आपके लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं वेस्ट वाटर के अंदर उसको हम लाइटर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ आपसे ग्रिड चैम्बर की। ग्रिड चैम्बर जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे कि आपका क्ले, सिल्ट, सैंड, एग शेल्स एक्सेट्रा जो है फ्रॉम द वेस्ट वाटर जो है उसको रिमूव कर देते हैं एंड पास्ट फॉरवर्ड द ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर उसको मूव कर देते हैं। ठीक है, these chambers are generally provided in the form of long channels which may be rectangular or parabolic in cross section। ठीक है, दो टाइप के क्रॉस सेक्शन होते हैं इसके, मे बी रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और योर पैराबोलिक भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शेप ऑफ दिस योर चैम्बर, ग्रिड चैम्बर। ठीक है, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर यूज करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ द ग्रिड चैम्बर। ठीक है, आपका जो अगर ग्रिड चैम्बर अगर रेक्टेंगुलर शेप का है, अगर आपका ग्रिड चैम्बर जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे आपका पार्शियल प्रोपोर्शनल फ्लूम, प्रोपोर्शनल या फिर सूत्रो वियर यूज कर सकते हैं, और पार्शियल फ्लूम कब यूज करते हैं, जब आपका यहाँ पे पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन होता है तब हम यहाँ पे यूज करते हैं पार्शियल फ्लूम। ठीक है, दीज आर टू मेन flow equalization chambers in which velocity are controlled because in grid chamber the velocity of flow is very high। तो हमको क्या करना पड़ता है, before moving it to the primary sedimentation tank we need to reduce the velocity। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम velocity control devices यूज करते हैं, जैसा कि your proportional vias और partial flumes। ठीक है, now if rectangular section is adopted proportional weir is used, and if parabolic section is adopted partial flume is used। Normally partial flume are used as head loss in this case is small। Okay, these chambers are designed so as to settle inorganic particles of a size more than 0.2 mm
जो आपके इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है 0.2 mm साइज के, उसको यहाँ पे सेटल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड पास फॉरवर्ड द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को यहाँ पे पास कर देते हैं हम टू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एंड फॉर द फर्दर रिफाइनिंग प्रोसेस इन द 2 डिग्री बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ओके, overflow rate of this chamber corresponding to the settlement of 0.2 mm inorganic particle is 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है, ये इसका ओवरफ्लो रेट होता है। ओवरफ्लो रेट क्या होता है मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर। तो जो आपका ग्रिड चैम्बर होता है, तो ग्रिड चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका साइज ऑफ द पार्टिकल्स जो होता है इज ग्रेटर देन 0.2 mm, उसको यहाँ पे हम रिमूव करते हैं फॉर दैट साइज ऑफ पार्टिकल। जो आपका ओवरफ्लो रेट निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। The velocity is calculated on the basis of transition law as Stokes law is not applicable, ठीक है, इसके अंदर आपका Stokes law applicable नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर ट्रांजिशन लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। Velocity of flow generally in the range of 0.15 to 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिटेंशन टाइम इज इन द रेंज ऑफ 40 to 60 सेकेंड्स। डिटेंशन टाइम जो होता है आपका 40 to 60 सेकेंड्स होता है। एंड डेप्थ वेरीज इन द रेंज ऑफ 1 to 1.8 मीटर्स। दीज आर द बेसिक योर डिजाइन पैरामीटर्स फॉर द ग्रिड चैम्बर। आपको ग्रिड चैम्बर की डिजाइनिंग के लिए अगर बात करेगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ध्यान रखना पड़ेगा, डिटेंशन टाइम आपको 40 to 60 सेकेंड रखना पड़ेगा, एंड डेप्थ शुड बी बिटवीन 1 to 1.8 मीटर्स, ठीक है। फ्री बोर्ड इज 0.3 meters and is provided over design depth. Length of the tank is increased by approximately 25 to 30% in order to counteract flocculation in the discharge at the inlet and outlet of the tank. तो ये बेसिक आपके पैरामीटर्स थे फॉर द डिजाइनिंग ऑफ योर ग्रिड चैम्बर की बात करूँ अगर मैं आपसे, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आप लोगों से बात करी ग्रिड चैम्बर की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका सेडिमेंटेशन कैसे करना है और कितने टाइप के आपके सेडिमेंटेशन होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करूँ कि आपका सेडिमेंटेशन क्या होता है, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल ट्राइज टू सेटल डाउन इनटू द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू द वेट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलिंग की बात करूँ मैं आपसे, तो 4 टाइप की सेटलिंग होती है आपकी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, उसका मतलब क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर and their concentration following 4 types of settling may takes place in the sedimentation tank, ठीक है। उसकी जो है साइज कैसा है और उस साइज के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कैसी है उसके अंदर, और आपके वाटर के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता हुआ आपके 4 टाइप ऑफ सेटलिंग होती है। पहली बात करूँ मैं आप लोगों से, पहली होती है आपकी डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट सेटलिंग होती है टाइप 1 सेटलिंग। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस सॉरी in this type of settling, shape, size and mass does not change during the settlement and each particle acts as the individual particle such that its settlement does not affect the settlement of the other particles, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका जो हर पार्टिकल है यहाँ पे, जो हर पार्टिकल आपका प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वो जो है आपका जो है कोई पार्टिकल है सपोज, ठीक है, हर पार्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली आपका यहाँ पे सेटल कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली यहाँ पे सेटल कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो है हर पार्टिकल यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसका जो हर पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। Each particle acts as the individual particle such that its settlement does not affect the settlement of the other particles, ठीक है। Settling velocity of the particle in this type of settling can be computed either by Stokes law or by the transition law. Settling of the particles in plain sedimentation tank and in grid chamber, ठीक है। आपका प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक एंड योर ग्रिड चैम्बर के अंदर सेटलिंग होता है, वो आपका टाइप 1 सेटलिंग होता है, या फिर बात करूँ मैं आपसे डिस्क्रीट सेटलिंग होता है। ये था आपका टाइप 1। टाइप 2 के अंदर क्या होगा, दैट इज फ्लॉक्युलेंट सेटलिंग। फ्लॉक्युलेंट सेटलिंग का मतलब क्या हो गया कि इन दिस टाइप ऑफ सेटलिंग शेप, साइज एंड मास ऑफ द पार्टिकल चेंजेस ड्यूरिंग देयर सेटलमेंट। इसके अंदर क्या होगा, आपका पार्टिकल जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे
और उसका जो शेप, साइज और मास है पार्टिकल का वो चेंज होगा ड्यूरिंग द सेटलमेंट इन द टैंक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन द टाइप 2 सेटलिंग इज जनरली वेरी लो and no mathematical expression exists to find the settling velocity of the particle in these type of settling। ठीक है, और जो आपका जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है और क्लैरीफॉक्यूलेटर है, क्लैरीफॉक्यूलेटर मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर योर आपका जो फ्लॉक्यूलेशन और कोगुलेशन है वो होता है। तो क्लैरीफॉक्यूलेटर में क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके अंदर हम जो है टाइप 2 सेटलिंग देखने को मिल सकता है। तो टाइप 1 के अंदर क्या हो गया, पार्टिकल्स एक्ट इंडिविजुअली, जिसके अंदर पार्टिकल्स के आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। फ्लॉक्यूलेंट टाइप ऑफ सेटलिंग, दैट इज टाइप 2 सेटलिंग में क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो है फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स हो रहा है। थर्ड टाइप की बात करूं मैं जोन और हिंडर्ड सेटलिंग की, तो दिस टाइप ऑफ सेटलिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज एन इंटरमीडिएट जोन। ठीक है, जब कंसंट्रेशन आपका इंटरमीडिएट जोन में होगा सच दैट द वेलोसिटी फील्ड्स ऑफ द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द सेटलमेंट ओवरलैप्स ईच अदर। ठीक है, ये आपका पार्टिकल है, उसकी सपोज ये वेलोसिटी फील्ड है और ये दूसरा पार्टिकल है, पर उसकी वेलोसिटी फील्ड जो है उस दूसरे वेलोसिटी पार्टिकल से यहाँ पे इंटरेक्ट हो रही है। मतलब कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि जो एक दूसरे की वेलोसिटी आपका जो वेलोसिटी फील्ड है उससे इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, if the concentration is of the such large value then what happens is that they hinder the settling of the particles with the each other because आपका concentration ज़्यादा है तो सेटलिंग यहाँ पे हिंडर्ड होती है, तो उसको हम बोलते हैं जोन और हिंडर्ड सेटलिंग या फिर टाइप 3 सेटलिंग। ये कहाँ पे ऑब्जर्व होती है आपकी, जो आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है जिसके अंदर आपका सस्पेंडेड सॉलिड यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय द एएसपी। जो आपका एएसपी के बाद आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है जिसके अंदर आपके सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तब आपका हम देखने को मिलता है जोन 3 सेटलिंग, दैट इज जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। लास्ट जो आपकी सेटलिंग होती है दैट इज टाइप 4 सेटलिंग, दैट इज compression settling। This type of settling is observed when the concentration of particle is of very high value, that is greater than 1800 milligrams per liter, such that they are in physical contact with each other। In this type of settling, lower layer of the particles supports the weight of the upper layer of the particles. Consequently, any further settling results only due to the compression of the particles, which is accompanied by the squeezing out of the water present in between the solids। ठीक है, this is the last type, type 4, in which the concentration is of very high value, that is greater than 1800 milligrams per liter। In this case what happened is जो आपका पार्टिकल है वो इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है कि सेटलिंग तो उसकी पॉसिबल ही नहीं है। सेटलिंग तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो है लोअर जो आपका लेयर है वो आपका कंप्रेस हो जाए। ठीक है, लोअर आपका लेयर कंप्रेशन में आ जाए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन सेटलिंग। लोअर लेयर आपका कंप्रेशन हो रहा है, उसके अंदर से वाटर स्क्वीज आउट हो रहा है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे हमको सेटलिंग देखने को मिलेगा। दिस टाइप इज कॉल्ड टाइप 4 सेटलिंग, दैट इज कंप्रेशन सेटलिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेटलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, दैट इज एसएसटी, फॉलोड बाय ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, समराइज करूं मैं इस चीज को पूरे को, देखिए इसको मैं अगर समराइज करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने बात करी आप लोगों से टाइप 1 सेटलिंग की। टाइप 1 सेटलिंग के अंदर क्या था, आपका जो पार्टिकल है वो आपका यहाँ पे इंडिविजुअली बिहेव कर रहा था, इंडिविजुअल बिहेव कर रहा था। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलता है हमको, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर या फिर आपका ग्रिड चैम्बर के अंदर। ठीक है, टाइप 2 के अंदर बात करूँ मैं आपसे, टाइप 2 में हमने क्या देखा था, आपका जो है यहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन जब होता है तो अब आपका देखने को मिलता है दैट इज इन द क्लैरी फ्लॉक्यूलेटर, क्लैरी फ्लॉक्यूलेटर के अंदर। टाइप 3 के अंदर क्या होता है, टाइप 3 के अंदर हिंडर्ड होता है आपका फॉर्मेशन सेटलिंग का, हिंडर्ड सेटलिंग, हिंडर्ड सेटलिंग कंसंट्रेशन इज अबाउट 1500 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है, व्हेन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इज फॉलोड आफ्टर द एक्टिवेटेड सर्ज प्रोसेस, तब आपको देखने को मिलता है टाइप 3 सेटलिंग। एंड टाइप 4 सेटलिंग वाज योर कंप्रेशन सेटलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, दैट इज ग्रेटर देन 1800 मिलीग्राम्स पर लीटर, कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस होना स्टार्ट होते हैं। कंप्रेस होना स्टार्ट होते हैं तो उसके अंदर वाटर रिलीज होना स्टार्ट होता है, और उसका एग्जाम्पल कौन सा है, व्हेन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इज फॉलोड बाय योर ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होते हैं, एक्टिवेटेड सर्ज प्रोसेस क्या होता है,
वेरियस टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट नोट है कि सेडिमेंटेशन टैंक इन विच टाइप 3 एंड टाइप 4 सेटलिंग टेक्स प्लेस आर डिजाइंड फॉर बोथ सॉलिड लोडिंग रेट एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट, ठीक है। सिर्फ सरफेस ओवरफ्लो रेट के लिए डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप 3 और टाइप 4 सेटलिंग के अंदर जो आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड है दैट इज ऑफ वेरी हाई वैल्यू। वेरी हाई वैल्यू में उन्होंने कारण क्या होगा, जो आपका जो है यहाँ पे सॉलिड लोडिंग रेट है वो भी काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात करी हमने सेडिमेंटेशन की और वेरियस टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन जो आपका मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब बात करें तो हमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की और उसके वेरियस पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा स्लज डाइजेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम सबसे पहले डिस्कस कर लिया हमने स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग पर हम डिस्कस कर लिया आपका सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद हमने डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, स्लज डाइजेशन। फिर हम जब कल मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज योर 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल कल की क्लास में। आपका 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, what happened in the primary sedimentation tank is there are few your this formula design parameters, okay। चलिए the surface overflow rate of these tank is in the range of 25 to 30 meter cube per meter square per day, ठीक है। the surface overflow rate value is of this value and 50 to 60 meter cube per meter square per day, this is peak value. The average value is between 25 to 30 meter cube per meter square per day. Plan area of the tank is calculated using both average and peak overflow rate and maximum area is adopted, ठीक है। एवरेज और उससे पीक ओवरफ्लो से हम निकाल लेते हैं इसका रेट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया इज अडॉप्टेड। क्लियर है ये चीज। चलिए, डेप्थ ऑफ द टैंक इज इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3.5 मीटर। दिस आर द वेरियस डिजाइन पैरामीटर्स, डिजाइन पैरामीटर्स जो मैंने आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। डिजाइन पैरामीटर्स की वैल्यू आप लोगों से जनरली नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, दिस इज द टॉपिक वी नीड टू कंसिडर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो अभी आपको इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, आपके नोट्स में इसकी वैल्यूज होनी चाहिए, ताकि जब हम कन्वेंशन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम इसकी वैल्यूज को वापस से रिवाइव नहीं करेंगे, हम जो हमारे नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस्ड है उसको यूज करेंगे और डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना होता है 25 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। मैक्सिमम एरिया अडॉप्टेड बिटवीन द योर एवरेज एंड पीक ओवरफ्लो रेट एंड योर सरफेस एरिया इज इक्वल टू this formula and that of the tank is in the range of 2.5 to 3.5 meters, ठीक है। डिटेंशन टाइम इज जनरली टेकन इज 2 to 2.5 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे का डिटेंशन टाइम होता है। एंड विड्थ ऑफ द टैंक इज रिस्ट्रिक्टेड टू 6 meters एंड लेंथ अपॉन विड्थ रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 4 to 5, ठीक है। अब बात करें तो मैं कोगुलेशन एंड योर सेडिमेंटेशन की, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन की। इट इज जनरली नॉट अडॉप्टेड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए क्यों हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज केमिकल यूज्ड इन दिस प्रोसेस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हम केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, जो आपका एलम हो गया, एलम हो गया, उसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इनहिबिट हो जाते हैं उसका ग्रोथ, कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी देयर बाय डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वही आपका ऑर्गेनिक मैटर को वहाँ पे डिकम्पोज करते हैं और उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल कर देंगे तो आपका क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन वहाँ पे नहीं करते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करें तो मैं स्लज डाइजेशन की। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्लज डाइजेशन। स्क्रीनिंग डिस्कस कर लिया हमने, क्यूमुलेटर्स मस्कुलेटर्स डिस्कस कर लिया, then we have discussed the various type of settling, then I have discussed the various parameters, design parameters for the primary sedimentation tanks, and then we will discuss the sludge digestion। sludge digestion कैसे करना है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस निकलती है और कैसे उसका वॉल्यूम रिडक्शन करना है, उसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। then we will move to the questions of the topics, okay।
Sludge digestion, what we do in the sludge digestion is sludge generated in the treatment plant is considered hazard. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी आपका स्लज जनरेट हो रहा है 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद, तो क्या होता है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है वो हैजर्ड होता है फॉर द इन्वायरमेंट. द ट्रीटमेंट ऑफ स्लज कैन बी कैरिड आउट इधर इन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. So that's why we have to treat that organic matter or the waste so that it can be disposed of in the environment. For that we have two processes mainly. First one is the aerobic digestion, second one is the anaerobic digestion. Aerobic digestion के लिए क्या करते हैं हम? Aerobic digestion of sludge is carried out primarily for secondary sludge which is free from high concentration of organic solids. ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो है उसके अंदर कम होता है, तब हम ऑर्गेनिक डाइजेशन है वो कैरी आउट करते हैं. ठीक है, डाइजेशन पीरियड ऑफ द स्लज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, कुछ पैरामीटर्स जिस पर डिपेंड करता है वो जो आपका डाइजेशन पीरियड है, कितने टाइम तक उसको डाइजेशन करना है, वो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर अगर है, तो वो टाइम आपका डिक्रीज हो जाता है. बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्पीड अप व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. ठीक है, the entire temperature range is in which the digestion of sludge can be carried out is divided into two range. जो आपका दो रेंज होता है वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज योर मीजोफिलिक रेंज एंड सेकंड वन इज द थर्मोफिलिक रेंज. ठीक है, 20 से 40 डिग्री जो आपका रेंज होता है उसको हम बोलते हैं मीजोफिलिक रेंज एंड सेकंड इज 40 to 60 डिग्री दैट इज थर्मोफिलिक रेंज. क्लियर है? नेक्स्ट इज द नॉर्मली डाइजेशन ऑफ द स्लज इज कैरिड आउट इन मीजोफिलिक रेंज. 20 to 40 डिग्री का रेंज होता है उसी के अंदर हम जो स्लज डाइजेशन वो carry out करते हैं, as there is no requirement of heat the digester in this range because the ambient temperature, the normal temperature as far as the India is considered is between 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमको क्या है एडिशनल आपको फ्यूल बर्न करके उसको हीट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी फोल गैसेस निकल रही है उसके अंदर, द फोल गैसेस आर इवॉल्व्ड इन डाइजेशन, इट इज कैरिड आउट इन थर्मोफिलिक रेंज. ओके, ठीक है. ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करूं मैं आपसे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है. The most important thing is the optimum temperature is 29 डिग्री सेंटीग्रेड corresponds to 30 days. मतलब अब अगर 29 डेज के अंदर हम उसको 30 डेज के अंदर उसको रख देंगे उस ऑर्गेनिक पार्टिकल को, तो क्या होगा कि वो आपका डिकम्पोज हो जाएगा प्रॉपर्ली और जो है वो आपका नॉन हैजार्ड रहेगा आपके एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करूँ. ये बात तो करी मैंने आपके टेम्परेचर की. टेम्परेचर के अंदर कितना रखा हमने 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है इन मीजोफिलिक रेंज एंड द आइडियल टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज. पीएच रेंज जो है वो आपकी होती है कितनी, 6.5 to 7.5. 6.5 to 7.5 आपकी होती है पीएच रेंज. दिस इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, नेक्स्ट आपका पैरामीटर होता है न्यूसेंस बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो आपके जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. जो आपका स्लज डाइजेशन की बात करूँ मैं आपकी, तो बैक्टीरिया ही जो है ऑर्गेनिक मैटर को वहाँ पे डिकम्पोज करते हैं. तो उस बैक्टीरिया के अंदर आपके जो है कुछ जो आपके जो न्यूसेंस बैक्टीरिया है वो आपके जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. देखिए क्या होता है इसके अंदर कि न्यूसेंस बैक्टीरिया इन स्लज डाइजेशन इज सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया which reduces the sulfate into sulfide present in the system which is disastrous to methane formers. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, दो टाइप के आपके बैक्टीरिया होते हैं. पहले फिनोमेना होता है, पहला आपका होता है एसिड फॉर्मर्स, दूसरा होता है आपका मीथेन फॉर्मर्स. तो आपका जो कुछ न्यूसेंस बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर वो क्या करते हैं, सल्फेट्स को सल्फाइड के अंदर रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो है मीथेन फॉर्मर्स वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है. ठीक है, एसिड फॉर्मेशन मीथेन फॉर्मर्स क्या होता है मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ. अभी ये ध्यान रखिए, ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फेट्स को सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूसेंस बैक्टीरिया विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द स्लज डाइजेशन. रेमेडी इज टू ऐड आयरन इन द डाइजेस्टर. क्या करते हैं हम, आयरन ऐड करते हैं उसके अंदर डाइजेस्टर के अंदर. तो क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है सल्फाइड को इन द फॉर्म ऑफ आयरन सल्फाइड. आयरन सल्फाइड बन के वो यहाँ पे आपका जो है डाइजेशन प्रोसेस से निकल जाता है. क्या करेंगे हम, सिर्फ आयरन ऐड कर देंगे जो आपका सल्फाइड को आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट करके आपका निकल जाएगा डाइजेशन से. ठीक है, अब बात करूँ मैं, दो टाइप के आपके स्लज डाइजेस्टर होते हैं. पहला होता है आपका स्लो रेट स्लज डाइजेस्टर, दूसरा होता है आपका हाई रेट स्लज डाइजेस्टर. ठीक है, SRSD मतलब स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर. व्हेन स्लज इज डाइजेस्टेड एनारोबिकली इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइजेस्टेड स्लज सुपरटेंडेंट लिक्विड एंड गैसेस इन द एक्टिवेटेड स्लज. दो टाइप की मैंने आप लोगों से बात की थी. पहला डिस्कस किया मैंने आप लोगों से एरोबिक, दूसरा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एनारोबिक. ठीक है, जब हम उसको एनारोबिक ट्रीट करते हैं तो आपका वो क्या होता है, डाइजेस्टेड स्लज आपका लिक्विड एंड गैसेस के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है. एंड व्हाट हैपेंस इन द स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर इज
raw sludge is fed intermittently in the digester and no mixing is induced in the system, due to which stratification takes place on the basis of density in the digester. क्या होगा, आपका डिफरेंट पार्टिकल्स जो बने, जैसे कि आपका डाइजेस्टर स्लज उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सेटल डाउन हो जाएगा। फिर सुपरनेटेंट लिक्विड जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है उससे, तो वो उसके ऊपर ले करेगा, और गैसेस जिसकी डेंसिटी मिनिमम होती है वो आपके टॉप में ले करेगी। तो इस तरीके से जो है आपका लेयर्स में यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाता है इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इन दिस अदर थिंग्स में बात करूँ आपसे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लज डाइजेस्टेड इन द यूनिट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड सेंट फॉर ड्राइंग ऑन द स्लज ड्राइंग बेड्स। जो आपका जो पार्टिकल जो स्लज डाइजेस्ट हुआ वो आपका बॉटम में सेटल हो गया, उसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, उसको हमने ड्राइंग बेड्स के अंदर सेंड कर दिया। गैसेस फॉर्म ड्यूरिंग दिस डाइजेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप एंड यूज्ड एज द फ्यूल। जो आपकी गैसेस फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मीथेन गैस होगी, वो आपका एज ए फ्यूल यूज होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। The supernatant liquid is recycled to the primary settling tank as large concentration of suspended solid is present in it, which is induced due to the rising air bubbles formed during the digestion process. तो supernatant liquid है, हम उसको वापस ट्रांसफर कर देते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। क्लियर है? दिस इज योर स्लज डाइजेशन टैंक। स्लज डाइजेशन टैंक के अंदर क्या किया है, स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेशन हमने डिसाइड किया, ये आपका स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेशन था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, आपका बॉटम के अंदर डाइजेस्टेड स्लज इकट्ठा हो गया, डाइजेस्टेड स्लज यहाँ पे आपका स्टोर हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया, सुपरनेटेंट लिक्विड, सुपरनेटेंट लिक्विड, और यहाँ पे आपकी गैसेस यहाँ पे आके इकट्ठी हो गई। डाइजेस्टेड स्लज को क्या किया हमने, ड्राइंग बेड्स में आप जाके स्टोर कर दिया और उसको एज ए मैन्योर यूज कर लेते हैं। जो सुपरनेटेंट लिक्विड इकट्ठी हुई उसको हमने क्या किया, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर सेंड कर दिया, एज द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी हाई इन द सुपरनेटेंट लिक्विड, एंड गैसेस को हमने स्टोर कर लिया एंड यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, तो ये आपकी बात करी मैंने एरोबिक डिकम्पोजिशन की। बात करें हम एनारोबिक डाइजेशन की, इट इज कैरिड आउट प्राइमरली फॉर द रॉ स्लज which consists of high concentration of organic solids that may induce rapid growth of microorganisms if treated aerobically। ठीक है, जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आपके ज़्यादा होते हैं, तो अगर उस केस में हम एरोबिक डिकम्पोजिशन यूज़ करेंगे, तो आपका जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रेट है, जो इंड्यूशन होने का ग्रोथ का रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल। तो हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम एनारोबिक डाइजेशन को वहाँ पे प्रेफर करते हैं। The prime function of the anaerobic digestion is to convert most of the sludge into liquids। ठीक है, most of the sludge को क्या करता है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देता है anaerobic digestion के अंदर। During the anaerobic digestion, volume of the sludge reduces to the up to the 1/3 of the original, 1/3 of the original volume उसका डिक्रीज कर देता है वो। ठीक है, as waste water consists of different type of organic, different types of microorganisms are required for its decomposition। In anaerobic digestion, decomposition is done by the following type of microorganisms। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मीथेन फॉर्मर्स, एसिड फॉर्मर्स क्या होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है आपके वाटर के अंदर, तो दे रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर डीकम्पोजिशन। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों से बात करी स्लज डाइजेशन होता क्या है। सेकंड, दो टाइप के आपके स्लज डाइजेशन होते हैं, पहला आपका होता है मेथड उसका एरोबिक डाइजेशन, सेकंड इज योर एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, एरोबिक डाइजेशन के अंदर हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया डिफरेंट लेयर्स जो फॉर्म होती है। एनारोबिक डाइजेशन कब हम यूज करते हैं, जब आपकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, बिकॉज इफ वी यूज इट एज इन द एनारोबिक डाइजेशन देन रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके एसिड फॉर्मर्स। दीज आर फैकल्टेटिव और एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फैकल्टेटिव क्या होते हैं, फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो आपके बोथ एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों कंडीशन के अंदर आपके जो है वहां पे डीकम्पोजिशन कर सकते हैं। एरोबिक कंडीशन भी होगी तब भी, और आपकी एनारोबिक कंडीशन होगी तब भी आपके वहां पे डीकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फैकल्टेटिव हो सकते हैं या फिर आपके एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच सॉल्यूबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर थ्रू हाइड्रोलाइसिस which is further fermented into acids and alcohols
ऑफ लोअर मॉलिक्यूल्स। एसिड फॉर्मेशन क्या करते हैं आपके फैकल्टेटिव और एनारोबिक होता है पहली चीज ये, और क्या करते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर को आपका हाइड्रोलाइसिस करके, ठीक है, उसको जो है फर्दर आपको जो है एसिड्स और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज आर वेरी हाईली कम्पिटिटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू द फूड गिवन टू देम। फूड क्या हो गए उसके आपके ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर जैसे हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो फटाफट अपना काम स्टार्ट करते हैं और उसको जो है लोअर मॉलिक्यूलर साइज ऑफ पार्टिकल्स जैसा आपका एसिड और आपका अल्कोहल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड फॉर्मर्स। नेक्स्ट वन इज मीथेन फॉर्मर्स, but they are strictly anaerobically microorganism, they are strictly anaerobic, ठीक है, anaerobic condition के अंदर काम करते हैं these microorganisms and that converts the acid and alcohol along with carbon dioxide and hydrogen into the methane, ठीक है। ये क्या करते हैं सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो आपके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको एसिड और अल्कोहल साथ साथ में उसको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अंदर फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मीथेन फॉर्मर्स। एसिड फॉर्मर्स क्या करते हैं आपकी एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एसिड फॉर्मर्स। These microorganisms work in a very narrow pH range. The pH range for these microorganisms are between 6.5 to 7.5. इसीलिए ऑप्टिमम pH रेंज जब मैंने आप लोगों को बताया था, ऑप्टिमम pH रेंज that was between 6.5 to 7.5. Okay, because these methane formers works in the range of 6.5 to 7.5 pH. These microorganisms are very delicate against shock loading and does not respond so quickly to the food given to them, ठीक है। इसीलिए जो है हम फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर लगाते हैं ताकि आपका जो है आपका जो फ्लो है वहाँ पे रिड्यूस हो सके, ठीक है, क्योंकि ये शॉक लोडिंग को यहाँ पे नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो एसिड फॉर्मर्स क्या करेंगे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एसिड फॉर्मर्स हैं वो क्या करेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर आपका वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देंगे आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू एसिड और अल्कोहल के अंदर। फिर आपके मीथेन फॉर्मर्स आएंगे, मीथेन फॉर्मर्स उन आपके एसिड एंड अल्कोहल्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड मीथेन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए मीथेन। अगर आपका मीथेन फॉर्मर्स वहाँ पे एब्सेंट होगा तो आपका एसिड और अल्कोहल बन जाएगा विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। तो हमको मीथेन फॉर्मर्स जो है यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके एसिड फॉर्मर्स एंड मीथेन फॉर्मर्स। क्लियर है ये चीज। थोड़ी सी यहाँ पे आपकी जो है केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे एक्सक्लूसिवली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है काफ़ी डीप में पढ़ाया जा रहा है आपको। दिस इज द डीपेस्ट वी कैन गो एज फार एज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड, ठीक है। तो एसएससी के अंदर इतने हाई लेवल का आपको नहीं पूछा जाएगा कि मीथेन फॉर्मर्स का क्या फंक्शन है या फिर एसिड फॉर्मर का क्या फंक्शन है। दिस कैन बी आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी एई इट कैन बी आस्क्ड, ओके। चलिए व्हाट हैपेंस इन द मीथेन फॉर्मर्स, मैंने आपको बताया कि जो है आपका शॉक लोडिंग को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ शॉक लोडिंग, एसिड फॉर्मर रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, क्योंकि मैंने आपको बताया एसिड फॉर्मर्स जो है वो आपका फूड को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दे रिस्पॉन्ड टू द फूड वेरी क्विकली एंड कन्वर्ट इनटू द एसिड एंड अल्कोहल, बट दीज एसिड्स आर नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू मीथेन at the same rate by the methane formers, which results in the increase in the concentration of acid and decrease the pH of the system, ठीक है। शॉक लोडिंग हुई, आपका फ्लो रेट ज्यादा आया, एसिड फॉर्मर्स ने अपना काम कर दिया क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी रेस्पॉन्सिव टू द फूड गिवन टू देम दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। उन्होंने क्या किया उस ऑर्गेनिक मैटर पे आपका एक्शन करके उसको एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। बट व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीथेन, एब्सेंस ऑफ मीथेन होने से क्या होगा कि जो वो उस एसिड को जो है वो आपका जो है मीथेन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, मीथेन फॉर्मर्स नहीं है तो मीथेन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपका जो है एसिड की क्वांटिटी या फिर अल्कोहल की क्वांटिटी सिस्टम के अंदर बढ़ जाएगी which results in the decrease in the pH of the system. Now if the pH falls below the tolerance limit of the methane formers, formation of methane ceases resulting in the incomplete digestion of the sludge, ठीक है। अगर आपके pH की वैल्यू इतनी कम होगी कि आपकी pH रेंज आपकी जो आपकी मीथेन फॉर्मर्स की है उससे भी कम हो गई तो आपका मीथेन बनना बंद हो जाएगा और आपका जो है डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। रेमेडी क्या है इसकी, रेमेडी इसकी ये है कि वी हैव टू ऐड लाइम इन द डाइजेस्टर, ठीक है। लाइम ऐड करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी या फिर हम क्या करेंगे फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर लगा के आपके फ्लो को वहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। चलिए मैंने आपसे कुछ बात की थी डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर पीएच एंड योर न्यूसेंस बैक्टीरिया। टेम्परेचर मैंने आप लोगों से बात की थी
20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, दैट इज कॉल्ड मेसोफिलिक डाइजेशन, एंड बिलो greater than 40 to 60 is between the 40 to 60 it is thermophilic range. We generally prefer mesophilic because we don't have to supply extra heat from the outside for the digestion, for the increasing the temperature. Okay, बात करूँ मैं आपसे गैस प्रोडक्शन की, तो गैस प्रोडक्शन की बात करूँ मैं आप लोगों से, गैस प्रोडक्शन के अंदर मेनली आप देखेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ गैस इन द एरोबिक डाइजेस्टर के अंदर पॉसिबल होता है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है जो आपका सॉलिड्स एंटर हुआ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, वो होता है आपका 70% वॉलेटाइल एंड 30% आर फिक्स्ड नॉन वॉलेटाइल। जो आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आपका जो सॉलिड आया दैट इज 70% वॉलेटाइल एंड योर 30% आर non volatile. Out of these total volatile solids 65% are reduced to gas. जो आपका 70% of volatile solids था उसका 65% is reduced to gases. ठीक है, तो इतना आपका गैसेस बन जाता है आपका टोटल सिस्टम के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टर इज ईदर 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ द टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स एंटरिंग इनटू डाइजेस्टर और 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ द टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स रिड्यूस्ड टू गैसेस। ठीक है, जो आपकी गैस की क्वांटिटी आई वो कैसे निकालेंगे हम, जो आपका 70% ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड्स है उसका 0.6 मीटर क्यूब पर केजी, 0.6 मीटर क्यूब पर केजी, या फिर जो आपका वॉलेटाइल सॉलिड कन्वर्ट हो गया गैसेस के अंदर उसका 0.9 मीटर क्यूब पर केजी, ये आपका जो है गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आया जो भी सॉलिड दैट इज 70% वॉलेटाइल, 30% इज नॉन वॉलेटाइल। तो 70% वॉलेटाइल जो है वो आपका जो है 65% उसके अंदर रिड्यूसेस टू गैसेस। अगर जो 65% रिड्यूस टू गैस हुआ है उसको मैं कन्वर्ट करूँ 0.9 मीटर क्यूब पर केजी से मल्टीप्लाई करके, तो आपका क्या निकल के आएगा, वो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकल के आएगा। या फिर जो आपका 70% ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स है उसको मल्टीप्लाई करूँ मैं 0.6 मीटर क्यूब पर केजी से, तो वो आपका जो है गैसेस की क्वांटिटी निकाल के दे देगा। ठीक है, आउट ऑफ दीज टोटल गैसेस फॉर्म्ड 65 to 70% आर मीथेन। टोटल गैसेस का कंपोजिशन की बात करूँ मैं तो 65 to 70% जो है वो आपकी मीथेन होती है। 30% is carbon dioxide, 30% is carbon dioxide, and left remaining are different gases, that is hydrogen, hydrogen sulfide, and other values. Calorific value of the methane is 8600 kilocalorie per meter cube, and calorific value of carbon dioxide is 0. So carbon dioxide is waste for us, and this methane is collected and it is used as fuel because it has a high calorific value of 8600 kilocalorie per meter cube. तो इस मीथेन को हम यूज कर लेते हैं फॉर द फ्यूल पर्पसेस। ठीक है चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं इसका मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। इसका मॉइस्चर कंटेंट में क्या रिलेशन निकल के आता है हमारे पास, वो देख लेते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द रॉ स्लज इज अप्रोक्सीमेटली 95%। जो आपका रॉ स्लज आ रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से या फिर आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से, उसके अंदर आपका 95% जो है वो वाटर होता है। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सेकेंडरी स्लज आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर इज अप्रोक्सीमेटली 96 to 98% एंड सेकेंडरी स्लज आफ्टर एएसपी हैज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 98%। मतलब देख सकते हैं आप किसी भी आपका कहीं से भी आपका अगर वेस्ट निकल के आ रहा है, चाहे वो सेकेंडरी स्लज से निकल के आ रहा हो ट्रिकलिंग फिल्टर से या फिर आपका एएसपी से निकल के आ रहा हो, उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो मोर देन 95% रहता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उस मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज करना है और सॉलिड्स हमको रिमूव करना है। ठीक है, तो फॉर एनारोबिक डाइजेशन दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल वॉल्यूम V1 into 100 minus P1 equal to V2 into 100 minus P2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3 स्टार फॉर्मूला। याद रखिए इस फॉर्मूले को, आपको कुछ भी याद ना रहे डाइजेशन के अंदर तो ये फॉर्मूला तो पक्का याद रहना चाहिए। ठीक है, 10 क्वेश्चंस कम से कम दिखा दूंगा मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के अंदर जिसके अंदर इस फॉर्मूले को यूज किया गया। व्हाट इज द फॉर्मूला इज 100 into 100 minus P1 into V1 equal to V2 into 100 minus P2। What is V1? V1 is the volume of raw sludge. This is volume of raw sludge, volume of raw sludge, ठीक है, feed per day। ठीक है, and V2 is the digested sludge, V2 is the digested sludge। P1 is the moisture content of raw sludge, moisture content of
raw sludge, and P2 is the moisture content of your digested sludge. ठीक है, V1 is the volume of raw sludge, P1 is the moisture content of raw sludge, V2 is the volume of the digested sludge, and P2 is the your your moisture content of digested sludge. इस फॉर्मूला को याद रखिए, आपको दे देगा वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज दे देगा, या फिर बोल देगा आपका वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज इज डिक्रीजेस बाय द हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, तो आपका परसेंटेज कितना चेंज आएगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको याद रखिए, V1 इंटू 100 माइनस P1 इक्वल टू V2 इंटू 100 माइनस P2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर लीजिए और इसको ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, ये तो था आपका, मैंने बात करी आप लोगों से डाइजेस्टर सिस्टम की। ठीक है, मैंने आप लोगों से बात करी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की, उसके अंदर क्या होता है, फिर मैंने आपसे लोगों से बात कर लिया डाइजेशन की। कल मैं आप लोगों से बात करूंगा वेरियस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द वाटर, कितने टाइप्स के होते हैं वो, उसके अंदर कैसे आपका जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका होता है, वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकता है। एंड अविनाश लाइव जो मेरा पेज है वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और जिन लोगों ने लेट क्लास ज्वाइन की है मैं उन लोगों को बता दूं, प्लस के ऊपर आपकी जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस की जो है डिटेल के अंदर क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको थ्योरी विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको क्विज वहाँ पे लास्ट में आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, आपको जो है वहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे और वहाँ पे आप मेरे से कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों को कन्वेंशनल के हिसाब से भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कोड यूज कर सकते हैं अविनाश 11 AVINASH 11। ठीक है, 10% आपको इंस्टेंट ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी दोस्त जिनके भी पेरेंट्स या जिसके भी फैमिली मेंबर्स या फिर आपके जो भाई दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम्स की, या फिर जो 9th to 12th के अंदर क्लासेस ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे कोड यूज करके अविनाश 11 10% ऑफ आपका प्लस के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपका स्लज डाइजेशन आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश करवा दिया और कल हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, और परसों हम एयर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका देख के आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 यहाँ पे रैप अप कर देंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों से जो टॉपिक डिस्कस किए और इसके अलावा जो आज जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। तो फटाफट से मुझे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने शुरू कर दीजिए। ठीक है, तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। ठीक है, और आप फटाफट से यहाँ पे आंसर बताने शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम फ्लो अकर्स इन एन एग शेप्ड सीवर व्हेन द रेशियो ऑफ द फ्लो टू द वर्टिकल डायमीटर इज। ठीक है, आपका यहाँ पे सीवर है, आपको मैक्सिमम फ्लो बताना है। मैक्सिमम फ्लो कब होगा? मैक्सिमम फ्लो कब होगा? व्हेन d इज व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल D, d इज व्हाट वैल्यू ऑफ योर कैपिटल D, वो आपको बताना है कितना होगा। फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। ए बी सी डी में से 0.33, 0.5, 0.95 या 1 आज ही डिस्कस किया मैंने आप लोगों से, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्या आंसर आया आप लोगों का? चलिए, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, देन व्हाट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 0.81 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, डिस्कस किया था। इसी के बाद मैंने डिस्कस किया था व्हेन q बिकम्स q max द फ्लो डेप्थ विल इक्वल टू 0.95 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिए अल्फा यहाँ पे था 308 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अल्फा था 295 डिग्रीज। ओके, वैल्यूज ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका ईएस का क्वेश्चन है, ईएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इजी क्वेश्चंस। व्हाट इज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी? सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज व्हाट? ABCD में से द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो, मैक्सिमम वेलोसिटी सच वेलोसिटी व्हिच हैज, क्या आंसर आएगा बताइए। ABCD में से फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए क्या आंसर इसका आएगा।
सेल्फ रिलीजिंग वेलोसिटी क्या थी? दैट मिनिमम वेलोसिटी दैट नीड्स टू मेंटेन so that the no solid particles will remain in the system or in the sewer system and it flushed out all the deposited solids present in the sewer. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी. such velocity such flow velocity as would be sufficient to flush out any deposited solids in the sewer. This is the correct option. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द स्लोप ऑफ 1 मीटर डायमीटर कंक्रीट सीवर लेड एट अ स्लोप ऑफ 100 developed a velocity of 1 meter per second when flowing full. When it is flowing half full, the velocity of the flow through the sewer is. Velocity of flow पूछा है. When it is running half full, हाफ फुल रहेगा तो आपका कितना रहेगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो. ठीक है, फटाफट से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर निकल के आएगा इसका. ठीक है, हाफ फुल है मतलब क्या हो गया, ये आपका सीवर है अगर, तो इस तरीके से कुछ हाफ फुल हो गया ये. ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर है. एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे ये 180 डिग्री. ठीक है, तो हमसे पूछा है कि when the flow velocity when the flowing full is 1 meter per second. ठीक है, व्हाट इज द स्मॉल v. स्मॉल v अपन कैपिटल v का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, अल्फा अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 पाई डिवाइड बाय अल्फा अपॉन 360 होल रेज टू पावर 2/3. अल्फा को पुट कर देंगे यहाँ पे 180 डिग्री, आंसर निकल के आ जाएगा. तो स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 160 दैट इज 180 डिवाइड बाय 360 दैट इज 1/2 माइनस साइन अल्फा, साइन 180 इज 0. ठीक है, डिवाइड बाय अल्फा अपॉन 360 दैट इज 1/2. 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, रेज टू पावर 2/3. स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V. मतलब क्या आ गया, जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द हाफ फुल आपका फ्लो रहेगा, आपका फुल फ्लो वेलोसिटी से बराबर आएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है आपको, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया आज, वो फॉर्मूला पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अ कंबाइंड सीवर इज वन विच ट्रांसपोर्ट्स डोमेस्टिक सीवेज एंड. ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज एंड व्हाट वैल्यू ऑफ द सीवेज विल रिक्वायर टू कॉल इट एज अ कंबाइंड सीवेज. फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बता दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ABCD में से क्या आंसर निकल के आएगा. क्या आंसर आया आप लोगों का? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. आपको जो है यहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज दे रखा है. डोमेस्टिक सीवेज के साथ हम क्या ऐड करेंगे कि ताकि उसको कंबाइंड सीवेज बोलेंगे, कंबाइंड सीवेज बोलेंगे. ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों से बात की थी, जब कंबाइंड सीवर्स की बात की थी मैंने आप लोगों से तो मैंने आपको बताया था कंबाइंड सीवर इज सैनिटरी सीवेज, सैनिटरी सीवेज प्लस योर स्टॉर्म वाटर. ठीक है, ये था सैनिटरी सीवेज का मतलब क्या था, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल. ठीक है, इसके साथ में ऐड कर देंगे हम स्टॉर्म वाटर, तो आपका कंबाइंड सीवेज के लिए यहाँ पे डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा. हमको क्या देखा है कि डोमेस्टिक सीवर के साथ हम क्या कंबाइन करेंगे तो उसको कंबाइंड सिस्टम बोलेंगे. तो डोमेस्टिक के साथ हम ऐड करेंगे इंडस्ट्रियल सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. अगर आपने ऑप्शन ए निकाला है तो आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं. ठीक है, नोट्स नहीं पढ़े हैं अगर आपने ऑप्शन ए निकाला है तो नोट्स पढ़ लीजिए. सारे क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेंगे. ये भी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है जो आप लोगों को एसएससी में भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, ध्यान रखिए कंबाइंड सिस्टम मतलब सैनिटरी सीवेज प्लस योर स्टॉर्म वाटर. सैनिटरी सीवेज कंसिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज इफ द स्लोप ऑफ द सीवर ए इज, स्लोप ऑफ द सीवर ए इज 1/100 and that of sewer B is 1/400.
then velocity of flow in the two sieverts will have a ratio of, तो velocity in A to the velocity of B पूछ रहा है कितना निकल के आएगा। फटाफट से सॉल्व कर दीजिए, फटाफट से ऑप्शन बता दीजिए कौन सा करेक्ट यहाँ पे है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, मैनिंग्स इक्वेशन लगाएंगे, स्लोप के साथ क्या रिलेशन होता है वो हमको पता है, उससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज को। ठीक है, हमको पता है मैनिंग्स इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी इक्वल टू 1/n r पावर 2/3 s पावर 1/2, तो va अपॉन vb क्या आ जाएगा, sa अपॉन sb रेज टू पावर 1/2। स्लोप ऑफ a इज 1/100, स्लोप ऑफ b इज 1/400, ऑल रेज टू पावर 1/2, कितना हो जाएगा ये 4 रेज टू पावर 1/2 दैट इज 2। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन a टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन b इज इक्वल्स टू 2। रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई होप सबका आंसर यहाँ पे आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बीओडी का है, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इनिशियल डीओ दे रखा है, फाइनल डीओ दे रखा है, डाइल्यूशन रेशियो दे रखा है, एंड व्हाट इज द बीओडी वैल्यू। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए जिन्होंने फॉर्मूला याद है जिनको, वेरी इजी क्वेश्चन। बीओडी इज इक्वल्स टू नथिंग बट डीओ इनिशियल, इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, 1% आपका देखा कंसंट्रेशन देखा, तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना आ गया, 100 डिवाइड बाय 1। तो आगे डाइल्यूशन फैक्टर हमारा, क्योंकि हमारे क्या था, x प्लस वाई डिवाइड बाय x था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द एडिटेड वाटर इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ योर वेस्ट वाटर। हमको अगर 1% हमने ऐड किया तो दैट इज 1 ये प्लस 99 हमने ऐड किया उसके अंदर एडिटेड वाटर, और इनिशियल जो हमारा वॉल्यूम है उसका दैट इज 1, तो कितना आ गया हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे 100 आ गया। बीओडी कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर बता दीजिए फटाफट से क्या आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और हमें आंसर निकाल के यहाँ पे निकाल देना है। डीओ इनिशियल इज 10, डीओ फाइनल इज 2, डाइल्यूशन फैक्टर इज 100, दिस गिव्स यू 8 into 100 इक्वल टू 800 मिलीग्राम्स पर लीटर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल फॉर्मूला, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर निकालना है, उससे हमको डिफरेंस ऑफ द डीओ निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देना है। Next question is, I told you already while discussing about this topic, सीवेज सिकनेस पूछूंगा मैं आप लोगों से क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है फटाफट से बता दीजिए इसका। सीवेज सिकनेस अकर्स व्हेन, व्हाट इज सीवेज सिकनेस, और कब होती है ये। ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैंने जब आप लोगों से सीवेज डिस्पोजल इन लैंड डिस्कस किया था, तब मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि जो है आपका जो है सीवेज सिकनेस क्या होता है। जब हम सीवेज को पुट करते हैं लैंड के अंदर, तो क्या होता है, जो आपकी जो सीवेज होती है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल के पोर्स में जाके स्टिक हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, दिस इज द क्लॉगुलेशन, क्लॉग्ड फिनोमेना ऑफ वॉइड्स ड्यू टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज on a piece of land। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, voids of soil clogged due to continuous application of sewage on a piece of land, this is the correct option। ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस किया था और उस टाइम बोला भी था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द वाटर पॉल्यूशन पैरामीटर्स। 3 आपको पॉइंट दे रखे हैं, बता दीजिए फटाफट से कौन कौन से इसके अंदर करेक्ट है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट का देखा, देखिए थर्ड पॉइंट का देखा, और उसको एनालिसिस कीजिए और करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं वो बता दीजिए। ठीक है, सब कुछ मैंने आप लोगों से क्लास में डिस्कस कर रखा है और क्लास के नोट्स से बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या आंसर आया कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए और मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा किसका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए, वन ऑफ द प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ द डिग्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यस करेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
indicator. The organic matter is the most important indicator of the pollution level in the water. Second is the total organic carbon, chemical oxygen demand COD and biochemical oxygen demand are important parameters of water pollution. बिल्कुल सही है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था COD, TOC, BOD, THOD, सब चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस की है क्लास के अंदर. जनरली TOC इज ग्रेटर देन COD इज ग्रेटर देन BOD. बिल्कुल मैंने भी आप लोगों ये भी आप लोगों से डिस्कस किया क्लास के अंदर. तो ऑल द ऑप्शंस 1, 2 and 3 आर करेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन आर इज 1, 2 and 3. ठीक है, सब कुछ क्लास में आप लोगों से डिस्कस हो रखा है. नोट्स फॉलो कीजिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हुए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द बेस ऑफ BOD. BOD कंसेप्ट बेस है. A 2% solution of a sewage sample is kept at an incubation temperature of 20 degree centigrade. If initial DO and final DO values after 5 days of incubation period are 8.5 milligrams per liter and 5.5 milligrams per liter. DO initial is 8.5 and DO final is 5.5. So what is the value of BOD 5? कैलकुलेट कर दीजिए. फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों से एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर भी, और आपका नोट्स के अंदर भी मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है. क्या आंसर निकल के आया फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए. ठीक है, सिंपल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर. अगेन डाइल्यूशन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स. 2% डाइल्यूशन है तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 98 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 50. ठीक है, आपका कितना आ गया डाइल्यूशन 50 आ गया. तो आपका BOD कितना आ गया, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल दैट इज 8.5 माइनस 5.5 इंटू 50 इट इक्वल टू 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम्स पर लीटर. करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, दैट इज 150 मिलीग्राम्स पर लीटर. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप सब लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन हो गया होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द अल्टीमेट BOD, COD, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड 5 डे BOD. आपसे पूछा है डिफरेंट पैरामीटर्स, मैंने आप लोगों से क्लास में डिस्कस किया था. इसका ऑर्डर फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर आया इसका. ठीक है, BOD 5, BOD अल्टीमेट, COD और THOD के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यूज पूछी है. क्या आंसर निकल के आया मुझे बता दीजिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए. ठीक है, as I discussed in the class also, if you have followed the all the classes, very easy question. सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, THOD की, फिर होती है COD की, फिर होती है आपकी BOD अल्टीमेट, और फिर होती है आपकी BOD 5. दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ योर डिफरेंट पैरामीटर्स. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप सब लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गया जिन्होंने नोट्स फॉलो किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूटेड विद सीवेज व्हाट डज BOD सिग्निफाई. BOD का मतलब क्या होता है, BOD इज व्हाट, फुल फॉर्म पूछिए आपसे. सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. मतलब आपसे सिंपल BOD का फॉर्म फुल फॉर्म पूछ लिया है, COD का फुल फॉर्म पूछ लिया अगर, तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता ना. तो व्हाट इज BOD? BOD is nothing but biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand is abbreviated as BOD. That is option C is the correct option. BOD का मतलब क्या होता है, the oxygen required for the decomposition of the biodegradable organic matter. Biodegradable organic matter के decompose के लिए the quantity of oxygen required is called BOD और biochemical oxygen demand. ठीक है, इसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया है और इसकी हमने वैल्यूज भी डिस्कस कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के ऊपर. पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के ऊपर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है. ये क्या पूछ रहा है, इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम अ सिटी इज 95 into 10⁻⁶ लीटर पर डे एंड द एवरेज 5 डे BOD इज 300 मिलीग्राम्स पर लीटर अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड ऑफ 75 पर डे पर कैपिटा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द सिटी विल बी. पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछ रहा है. मैंने आप लोगों से क्लास में इसका कंसेप्ट डिस्कस किया था, व्हाट इज पॉपुलेशन इक्विवेलेंट. तो फटाफट से बता दीजिए क्या इसका आंसर निकल के आएगा. ठीक है, कैलकुलेशन है छोटी सी.
कर लीजिए और फटाफट से आंसर बता दीजिए मुझे। क्या आंसर निकल गया है इसका? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है? दिस इज द पॉपुलेशन विच इज इक्विवेलेंट टू द पॉल्यूशन जनरेटेड बाय दैट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, एक सिटी से टोटल आपका कितना डिस्चार्ज आ रहा है? 95 इंटू 10⁻⁶। बीओडी कितना है उसका? 300 मिलीग्राम्स पर लीटर। मतलब आपका इतना अमाउंट आपका जो है ग्राम्स मिलीग्राम्स पर डे आपका जो है यहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा है, आपका बीओडी आ रहा है। और आपका जो है स्टैंडर्ड बीओडी फॉर द 1 पर्सन इज 75 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे। इससे क्या आ जाएगा आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 380 10⁻⁶। मीन्स इसका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 10⁻⁶। इजी। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, द बीओडी रिक्वायर्ड फॉर द सिटी इज कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइंग द डिस्चार्ज इनटू द बीओडी वैल्यू। टोटल बीओडी निकल के आ गया सिटी का, उसको हम डिवाइड कर देंगे बीओडी रिक्वायरमेंट फॉर एन एवरेज पर्सन, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द बीओडी, वो हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका निकल के आ गया ऑप्शन डी, दैट इज 380 10⁻⁶ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा आपसे, पॉल्यूटेड स्ट्रीम अंडरगोज सेल्फ प्यूरिफिकेशन इन 4 डिस्टिंक्ट जोन्स। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कल, डीओ सेल्फ कर्व दिखाया था मैंने आप लोगों को, 40% वैल्यू सैचुरेटेड वैल्यू, इसके अंदर जोन 1 जोन 2 जोन 3 एंड जोन 4 के अंदर डिवाइड किया था। तो हमको पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज जोन, मतलब जोन 1 2 3 4, इसका ऑर्डर पूछ रहा है हमारा क्या होता है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, आपको वेरी इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या आंसर निकल के इसका आएगा। ठीक है, क्या आंसर निकल के आया इसका? ये आपका इस तरीके से आपका सैग कर्व था, इनिशियल आपका सैचुरेशन लेवल पे था, फिर आपका डिक्रीज होता हुआ 0 हुआ, फिर राइज हुआ, फिर आपका 40% पहुंचा, फिर आपका वापस से जो है सैचुरेशन लेवल पे यहाँ पे पहुंच गया। दिस इज सैचुरेटेड सैचुरेशन डीओ। ठीक है, दिस इज 40% ऑफ द डीओ सैचुरेटेड एंड दिस इज 0%। ओके, दिस इज 40% एंड दिस इज 0%। ठीक है, सबसे पहले आपका था अप टू 40% वैल्यू जोन 1, दैट इज जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। फिर था आपका जब 40% से वैल्यू 0% हो और 0% से वापस 40% तक पहुंचे, तब था आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब जब ये और वैल्यू इंक्रीज होता होता, जब आपका एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे रीस्टोर होने लग जाए, तो हम उसको बोलते हैं जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ रिकवरी। एंड लास्ट पार्ट व्हेन द डीओ रीचेस टू द 100% सैचुरेटेड वैल्यू, इट इज कॉल्ड जोन ऑफ क्लियरर वाटर। तो करेक्ट सीक्वेंस इज जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी एंड जोन ऑफ क्लियर वाटर। इफ आई टॉक अबाउट द वेरियस पॉइंट्स, तो आपका पहला हो गया 3, then comes with the zone of active decomposition 3 2, next is zone of recovery and last one is zone of clear water। 3 2 4 1 is the correct option, that is option D is the correct answer। ठीक है, तो ये आपकी बात की मैंने आप लोगों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स में यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और जो है हमने यहाँ पे आज आपका एक्टिवेटेड स्लज और जो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर वाला टॉपिक है वो आपका बच गया है, दैट इज योर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कल हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में क्या देखेंगे हम? डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सस्पेंडेड ग्रोथ,
योर अटैच्ड ग्रोथ, वो क्या क्या टाइप्स के होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, आपका ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल क्या होता है, ठीक है। तो उसको कैसे उसके अंदर चीज़ें होती है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और जो कल हमने कुछ डिस्कस किया था लेक्स के बारे में, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा कल, ठीक है। तो आपकी क्लास कल फिर से 8 से 9 रहेगी, ठीक है। आज जो है हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखा, कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बीओडी वाला टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके अलावा यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वेरियस हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन के अंदर हमने डीप में डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल के अंदर बताया डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, एसिड फॉर्मर क्या होता है, मीथेन फॉर्मर क्या होते हैं, वेरियस पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, जिसके ऊपर आपका जो है वेरियस टाइप ऑफ डाइजेशन आपका डिपेंड करता है। जो आपकी गैसेस फॉर्म होती है, आपकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और आपकी हाइड्रोजन, वो है उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। मीथेन इज ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो हम उसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। जो आपका ड्राई आपका स्लज होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर। तो स्लज डाइजेशन के बाद जो हमारे पास निकल के आती है चीज़ें, वो हमारे पास यूजफुल मटेरियल निकल के आता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है इसका 29 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज। द pH वैल्यू शुड बी बिटवीन द 6.5 to 7.5। व्हाई? बिकॉज मीथेन फॉर्मर्स वर्क्स इन दिस pH रेंज, ठीक है। वाई? बिकॉज पीएच जो आपका मीथेन जो होता है, मीथेन फॉर्मर्स, वो आपका इस पीएच के अंदर वर्क करता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए एग्जाम्स के अंदर तो आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा लेवल का कंटेंट है ये, काफ़ी अच्छा लेवल का इसलिए है क्योंकि आपको एसएससी जेई के लेवल के अंदर इतना ज़्यादा कुछ लेवल के अंदर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आपका एग्जाम यूपीपीएससी एई का होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हो सकता है आपको इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए और आप जो है थ्योरी को रिवाइज कीजिए। जो बच्चे यहाँ पे आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, वो थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको पीडीएफ एज ए पीडीएफ। टेलीग्राम पेज है मेरा, ठीक है। जिनको नहीं पता वो मेरा टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, अविनाश लाइव, AVINASHLIVE, अविनाश लाइव टेलीग्राम पेज, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल करा दी जाएंगी और आप वहाँ पे कोई भी डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अविनाश लाइव पेज पे जुड़ के, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाली है आपकी स्ट्रक्चर की, मोस्ट प्रोबेबली 20th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि आपका 19th को जो है आपका इन्वायरमेंट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों से ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर लिया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिस्कस कर लिया और मैं आपसे स्ट्रक्चर एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूँ प्लस की क्लासेस पे, ठीक है। जिसके अंदर मैं डिटेल में आपकी जो है वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस, वेरियस मेथड्स, इंडिटर्मिनेसी, आईएलडी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के अंदर सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, और कुछ अच्छे लेवल के आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। सब्जेक्टिव बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव का जब एग्जाम आएगा तब हम उस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास होने वाली है उसके अंदर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वहाँ पे स्टार्ट करूँगा, जो आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। 18th और 19th को मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको गेट, ईएससी और आपके कुछ अदर एग्जाम्स जैसे कि राजस्थान के एसीएफ फॉरेस्ट कंजर्वेटरी वाला जो एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर ऑप्शनल के अंदर भी जो मैथमेटिक्स जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनके लिए भी यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे हेल्पफुल होगा। स्पेशल क्लास जो है वो आपकी फ्री रहेंगी, ठीक है। सारी डिटेल मैं आप लोगों को आपके जो टेलीग्राम पेज है हमारा उस पर आपको अवेलेबल करा दूंगा और आप जो है क्लासेस से वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे लाइव अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा अगर वो कोड यूज़ करते हैं अविनाश11। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई डाउट हो किसी टाइप का तो वो मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। आई होप सबको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम काफ़ी अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया, सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। अब आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो आपके एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो, या फिर आप ईएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन आप उठाने डिस्कस की जो है उठाने शुरू कर दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन आपका फिनिश हो चुका है, इन्वायरमेंटल आपका फिनिश होने वाला है, तो आप इन दोनों टॉपिक के जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे फटाफट से करने शुरू कीजिए। मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया था कैसे करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन द लॉट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं। 20 क्वेश्चंस पकड़ेंगे,
उसके आंसर्स आप पेज पे नोट डाउन करेंगे, फर्स्ट का जो भी आया, सेकंड का जो भी आया उस तरीके से, और उसको जो चेक करेंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो है छोटा छोटा आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस वहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। फिर आपको कोई डाउट आता है उसके अंदर कि कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो वो आप मेरे से वहाँ पे मेरे टेलीग्राम पेज पे आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। कोई डाउट अच्छा रहेगा, कोई क्वेश्चन अच्छा रहेगा, तो मैं उसको क्लास में भी डिस्कस कर लिया करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना ख्याल रखिए और जो है क्लासेस फॉलो करते रहिए। अभी जो टाइम है आपका आइसोलेशन का, उसको जो आपको टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए उसको, और जो है हमारे साथ यहाँ पे क्लासेस फॉलो करते रहिए। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियोस के या फिर अपकमिंग जो भी हमारा जो वीडियोस आने वाले हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बाद मैं आप लोगों से इरिगेशन जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। कब स्टार्ट करूँगा मैं वो आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा ऑन द पेज ऑफ टेलीग्राम। ठीक है, आप लोगों से स्टार्ट करने वाला हूँ, वो मैं आप लोगों को वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी भी मैं ट्राई करूँगा कवर पूरा कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी पूरी सिविल इंजीनियरिंग जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ फिनिश करवाने की। इसके अलावा आपकी स्टील की क्लासेस चल रही हैं नितेश सर की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो 9:30 को होती है आपकी, उसमें आपको स्टील को पढ़ा रहे हैं और सर्वे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आप वहाँ पे नितेश सर की क्लास वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइसोलेट रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो है आपको कोई भी टाइप की हेल्प लगती है तो मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। Thank you very much for joining and take care and keep revising. Thank you.